हाय गाइस, नमस्कार। आ, हमारा पिछला वीडियो जो हमने डाला था उसमें प्रवक्ता के स्क्रीनिंग टेस्ट को हटाने की बात हमने कही थी और उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा और बहुत से लोगों को वो वीडियो पसंद आया। सभी को पसंद आया, ऑलमोस्ट सभी को, 99%। 1-2% लोग ऐसे भी रहे जिनको वो वीडियो अच्छा नहीं लगा। उन लोगों के हमारे पास कुछ मैसेज आए कि ये नहीं होना चाहिए। एक दो का तो फ़ोन भी आया कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनसे जब फ़ोन में बात हुई तो वो भी लास्ट में कन्विंस थे कि हाँ, जो डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा वो सही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक कॉल जो मेरे पास आया, उन्होंने नाम बताने से तो मना किया है, लेकिन मैं फिर भी, श्री बिष्ट जी हैं, देहरादून से एक कॉल आया। उन्होंने कुछ बातें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, तो आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया कि ये जो भी डिसीजन हुआ है सरकार का, जैसा कि हमने पेपर वो न्यूज़ में पढ़ा और इधर उधर से हमने जो सुना, तो ये सब वो बिष्ट जी की जो मेहनत है उसकी वजह से हुआ है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि बिष्ट जी की अकेले मेहनत कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि ये संघर्ष उन्होंने किया, उन्होंने कई लेटर लिखे, कई सारे तथ्य आयोग को बताए, कई बातें बताई, और जब जैसे जैसे उन्होंने मुझे जो बातें बताई, उन बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, वाकई में इनका संघर्ष ताली बजाने लायक है। मतलब हमको ताली बजानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, जब समाज में कोई एक स्टेप आगे आके इस तरीके के काम करता है ना, तो उसका थोड़ा सा मोरल हमको थोड़ा हाई करना चाहिए, उसको एप्रिसिएशन उसको उसका पूरा मिलना चाहिए। तो वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया। अब उनका अपने उन्होंने जो तर्क रखे थे आयोग के आगे, वो मैं यहाँ तो डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली प्लान ये हो रहा था कि मैं देहरादून जाने वाला था इस बीच, और मैं देहरादून में उनसे मिलने वाला था। प्लानिंग कुछ इस तरीके की थी, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं देहरादून नहीं जा पाया, तो मैं मिल नहीं पाया। अगर मैं उनसे मिला होता तो उनके साथ बैठ के एक वीडियो बनाता और पूरी टोटल डिटेल्स जो हैं वो आप लोग के सामने रखता। एनीवे, ये तो होता रहेगा, पर बात हम पढ़ाई की कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जो बायोलॉजी से प्रवक्ता का फॉर्म भरेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके या केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। आर्ट्स वाले जो हैं उनको उनके विषय में ना मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके सब्जेक्ट के विषय में। एक मज़े की बात आपको बता देता हूँ। सॉरी, मज़े की बात यह है, पहले मैं ना थोड़ा आर्ट्स वालों को बड़ा कमज़ोर समझता था। बहुत पहले मैं सोचता था यार, आर्ट्स सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, सब कुछ है। पर क्या होता है ना, जब आपके पास ज्ञान बहुत छोटा होता है, सीमित होता है, तो आप उसमें राजा अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बुद्धि का विकास होता जाता है, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, तो आपको समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो समुद्र में एक बूंद के समान है। तो वही स्थिति हमारे साथ हुई। आर्ट्स वाले इतने कमाल के इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये बात मेरी समझ में बाद में आई। देखिए, साइंस वालों की अपनी एक वैल्यू है, आर्ट्स वालों की अपनी एक वैल्यू है। अगर मुझे एक मौका दिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री चुनने का, या प्रेसिडेंट, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, या जो रूलिंग अथॉरिटी होती है उसको चुनने का, तो मैं शायद आर्ट्स वाले को चुनूँ। मैं साइंस वाले को इस्तेमाल ना करूँ, चुनूँ नहीं। साइंस वाले जो होते हैं औजार की तरह होते हैं, टूल्स की तरह, ठीक है। और इन औजारों को इस्तेमाल करने के लिए जिस बुद्धि की ज़रूरत होती है, जिस वास्टनेस की ज़रूरत होती है ब्रेन के, वो आर्ट्स वालों के पास होती है। स्पेशली जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है या जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा होता है। मैं मामूली बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं 2-4 किताब पढ़ के आप सामने आके बैठ गए और बोले कि मैं आर्ट्स वाला हूँ, तो फिर हम उसके बारे में उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जिन्होंने बहुत गहनता से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई है। लिटरेचर पढ़ा है तो बहुत ज़बरदस्त लिटरेचर पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। संस्कृत पढ़ी है, लैंग्वेज पढ़ी है, या फिर हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो अगर बहुत अच्छे आप लोगों ने पढ़े हैं तो आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। तो आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं आर्ट्स की लेक्चरर के लिए, वो आप करिए, क्योंकि उस विषय में मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो हूँ नहीं। तो आप रिस्पेक्टिव जो आपके टीचर्स हैं ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन कोचिंग ढूंढिए बस। कहीं फिजिकल कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोग को लगता है कि हमें कोचिंग सेंटर जाएंगे, वहाँ क्लास में बैठेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो भूल जाइए, उसमें समय बहुत बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, जाने आने में तेल लगता है, पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग खोजिए। एक तो हमारे ही साथ के हैं सर, वो पढ़ाते हैं, उनका अच्छा खासा कोचिंग चलती है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी करिए। बट जो साइंस वाले हैं उनके लिए, स्पेशली जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए हम बात करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मेरे पास बीते दिनों 60 या 70 इस तरीके के मैसेज आए कि वो भी कोचिंग लेना चाहते हैं, लेकिन पक्के मन से कोई तैयार नहीं है। 2-4 सवाल अगर उनसे हम करते हैं तो वो भाग जाते हैं डर के मारे। तो लेक्चरर बनना ना वो बात नहीं है, उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि सुबह रात को सोए, सुबह नींद में, मतलब नींद से, गहरी नींद से उठे, सुबह अचानक से मोटिवेशन हुआ और सोचा कि हाँ हमें आज लेक्चर बनना है। हमारा वीडियो देखा या इधर उधर से कोई दूसरे वीडियो देखे और सोचा कि हमको लेक्चरर बनना है। तो ऐसे ये आपकी दुनिया इस तरीके से चलेगी नहीं। आपकी जो काल्पनिक दुनिया है उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकल के आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ना थोड़ा बहुत बेसिक बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। उसके बाद आप इस लायक होंगे कि आप हमारी कोचिंग में बैठ सकें। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी की थोड़ी समझ होनी चाहिए। स्पेशली मैं उनके बारे में बात बता रहा हूँ ना जो बहुत तफरीबाजी करते हैं। जैसे कल कितने मेरे पास फ़ोन आए फालतू की बातें करने वाले, फालतू की अननेसेसरी बातें, सर आयोग ये कर रहा, आयोग वो कर रहा। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयोग एनी मोर विद एनी वन। आई विल नॉट डिस्कस इट। मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारा वो फील्ड ही नहीं है। हम क्यों करें आयोग के बारे में डिस्कस? आयोग अपना काम जाने, ठीक है। हमारा कोई आयोग से लेना देना बिल्कुल नहीं है। आयोग जो करता है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेरी पर्सनल सोच ये है, पर्सनल मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा आयोग तक पहुँचे, कोई स्टूडेंट आयोग तक पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है कि हमसे पढ़ा हुआ वो अच्छा ही होगा। क्योंकि हम उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि दूसरों के लिए परोपकारी होने की, भला होने की, स्वार्थी नहीं होना है, ठीक है। तो आयोग में हम तो ये चाहते हैं कि कोई अच्छा पहुँचे जो सबके बारे में बहुत अच्छा सोचे और एक अच्छा निर्णय ले हमेशा, जिससे छात्रों का भला हो। इसके अलावा हमारा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एग्ज़ाम से लेना देना है, हमारा सिर्फ सिलेबस से लेना देना है। तो बायोलॉजी का सिलेबस क्या होता है ना, बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोलॉजी का सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस होता है, सबसे बड़ा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ये एक छोटी सी बात है। जूलॉजी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है जिस पे आप क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। बॉटनी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप एमएससी करते हैं। हमको दोनों पढ़नी होती है। इसीलिए बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसको पढ़ने के लिए ना एक अलग अलग बुद्धि चाहिए, एक अलग स्तर चाहिए। अरबों, मतलब अरबों तरीके, करोड़ों तरीके के तो हमारे पास जीव जंतु मौजूद हैं, प्राणी मौजूद हैं। आपको लगभग लगभग सबको टच करते हुए निकलना पड़ता है। तो कितना वास्ट सिलेबस है मैं बता नहीं सकता। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक आग पैदा करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा
कि मुझे अगर ये सब्जेक्ट मैंने चुना है तो इसमें मुझे थोड़ा दूर तक जाना है, और दूर तक जाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग सही से तैयारी करते हैं ना बायोलॉजी की, सही से, मान लो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो सिलेक्शन नहीं होता है ज़िंदगी में, अब हर एक का तो सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। जो पीछे छूट जाएंगे वो उनसे ज़्यादा लाइफ में पैसा कमा लेंगे जो नौकरी में है, अगर आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी की ना डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में, लेकिन पैसा नहीं देते हैं प्राइवेट वाले। पैसा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आप डिज़र्व करें, आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, और ये बात कोचिंग सेंटर्स या स्कूल वालों को पता है, तो फिर देखिएगा स्काई इज़ द लिमिट। और मेरे पढ़ाए हुए 3 बच्चे मैंने ऐसी जगह फिट किए। एक्चुअली हमसे कोचिंग सेंटर्स और स्कूल वाले कांटेक्ट में रहते हैं ना, उनको अच्छे टीचर्स चाहिए होते हैं। तो हम अपने, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, एक ने तो खुद ही चुना, एक स्टूडेंट हमारा है, उसने खुद ही उस लाइन को चुना। उसने बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे अब यही करना है, ठीक है। तो उसका पैकेज ही जो था वो 12 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था। 12 लाख मतलब साल का 12 लाख, लाख रुपए महीना, लाख रुपए महीना वो कमा रहा है। लाख रुपए महीना तो वो तब कमा रहा था जब वो जुड़ा था, अब तो ज़्यादा कमा रहा होगा। तो क्योंकि उसका सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक मुझे लगा कि हाँ ये इस लायक हो गया है, तो मैंने उसको एक रिकमेंडेशन दी कि यहाँ चले जाओ, इस तरीके से ज्वाइन करो। तो वो ज्वाइन हुआ कोचिंग सेंटर में, एक उसको ठीक ठाक वहाँ पर पैकेज मिला और पढ़ा रहा है वहाँ, अच्छा कर रहा है। अभी भी फ़ोन करके डिस्कस करता है कई सारी चीज़ें, फंसता है तो डिस्कस करता है टॉपिक में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेक्चरर में अगर नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो ज़िंदगी रुकेगी नहीं। अगर आपने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरह की है, और अगर आप सब्जेक्ट को अहमियत नहीं देंगे, ठीक है, आप सोचेंगे कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो फिर भगवान साथ नहीं देगा। थोड़ा डेडिकेशन आप लोग भी दिखाइए। अगर आपको सोचना है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए लेक्चरर में, अभी देखिए फॉर्म निकलेंगे, अभी कुछ टाइम में फिर से फॉर्म निकलेंगे, हर साल फॉर्म निकलेंगे। तो जब जब फॉर्म निकलेंगे तब तब आप मेंटली मतलब इस तरीके से प्रिपेयर रहें कि हाँ मुझे ये जॉब, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। मतलब आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे धर्म में कई सारी चीज़ें हैं ना, वो अर्जुन का तीर जो है, मछली की आंख वाला, वो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, या चिड़िया की आंख वाला एग्जाम्पल जो है, वो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं था, इसीलिए वो लक्ष्य को भेद पाता था। तो आप लोगों को भी दिमाग में कुछ और नहीं रखना है, ठीक है। और कोचिंग हमसे जुड़ने के लिए, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको ये बताया कि आपको थोड़ी बहुत बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए, तब जाके आप कोचिंग के लायक होते हैं। अब हम जो कोचिंग कराते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं मान के चलता हूँ कि आप आर्ट साइड वाले हैं और आपको बिल्कुल ज़ीरो से 100 तक पहुँचाना है। तो हमारा तो तरीका वो रहता है। तो जिनको कुछ नहीं आता वो भी कोचिंग करके बहुत फ़ायदा होता है, और जिनको आता है उनको थोड़ी उनकी स्पीड बढ़ जाती है, लर्निंग प्रोसेस थोड़ी उनकी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जो आप लोग को पढ़ाता हूँ वो थोड़ा हायर लेवल की बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। जेनेटिक्स हो गई जैसे, या नॉर्मल बायोलॉजी, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये थोड़ा सा इसका एक लेवल हाई रख के पढ़ाता हूँ, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं उनसे हमने बहुत सारी नॉलेज इम्बाइब की है, और उस नॉलेज को आप तक हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस दौरान क्या हो जाता है, हमसे बेसिक बायोलॉजी थोड़ी बहुत छुटपुट नीचे स्तर की जो होती है वो छूट जाती है। निचले स्तर की मतलब 11th-12th की, ठीक है। अब उस 11th-12th की बायोलॉजी को थोड़ा सा आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। हमारे पास हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये ऑनलाइन कोचिंग में बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं,
तो उनको अलग अलग व्हाट्सएप में वीडियो ना भेज के ये एक वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ना बेसिक बायोलॉजी थोड़ा अपने स्तर से पढ़नी पड़ेगी। अब वो बेसिक बायोलॉजी आप कैसे पढ़ेंगे? क्या 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक उठाई और पढ़ लिया हो गया? नहीं। एनसीईआरटी से एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, पर होता क्या है कि आपको ना 11th-12th की रिफ्रेशर्स आती हैं, बुक्स आती हैं 11th-12th की, उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि कौन सी रिफ्रेशर आप पढ़ें, ठीक है? अब बहुत ढेर सारी रिफ्रेशर हैं, हर एक पढ़ेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, सारी रिफ्रेशर तो पढ़ नहीं सकते। कोई एक बेस्ट रिफ्रेशर ऐसी मिल जाए जिससे आपके काम बन जाए। तो आजकल मैं थोड़ा सा उसी पे फोकस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सैंपल आए हुए हैं काफ़ी सारे, ढेर सारे अलग अलग रिफ्रेशर के, बहुत ढेर सारे रिफ्रेशर के सैंपल आए हुए हैं। तो अभी कम से कम 1-2 हफ्ता मैं उनको थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा हूँ, उन रिफ्रेशर्स की। वो रिफ्रेशर्स की पढ़ाई करने के बाद जिसमें मुझे थोड़ा ठीक ठाक जो बुक लगी, तो वो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा और वो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है? और परचेज करने के बाद उसको आप पढ़ने लग जाइएगा, सिर्फ उसको पढ़िएगा, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। बाकी जो हमारी कोचिंग में आपको सिलेबस मिल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ अगर आपको पढ़ना है तो वो रिफ्रेशर भी थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से जिस लेवल की पढ़ाई हम करा रहे हैं वो आप नेट क्वालिफाई करेंगे भविष्य में, देख लीजिएगा 100%। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी आप देने लायक हो जाएंगे। आईएएस के लिए तो आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेंगी, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, पर आप वो कर लेंगे। लेकिन आपका अपना सब्जेक्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपको बहुत अच्छा अंदर से फील मतलब होगा, जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है? तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कोचिंग ज्वाइन करने की, वो देर मत करिए। हमारे पास अभी मौजूदा समय में देखिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए और 2026 जिन्होंने प्लान कर रखा है एग्ज़ाम देने का, कुछ ऐसे हैं पुराने स्टूडेंट जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसे हैं जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन दोनों के लिए हमारे पास फिलहाल अभी 2 बैच अवेलेबल हैं, द ओल्ड बैच एंड द न्यू बैच। उससे पुराने भी अभी हमारे पास बैच हैं, लेकिन उनमें सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो वो बच्चे जुड़े तो हैं, क्वेश्चन कभी उनको पूछना होता है तो वो रहते हैं, पर जो नए बैच ये जो इस बीच हैं 2025 और 26 की तैयारी के लिए, वो 2 बैच हमारे पास हैं। अब अगर आपको लगता है कि 2025 में आपने पेपर देना है तो आप ओल्ड बैच से जुड़िए, और जिनको लगता है कि हमको 2026 में पेपर देना है तो वो हमारे नए बैच से जुड़िए। अगला बैच जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2026 की जनवरी में स्टार्ट करेंगे। हर साल 15 जनवरी को हम एक नया बैच लॉन्च करेंगे अब, ठीक है? उस बैच में हम कुछ बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले से हमको बताना होता है, क्योंकि हम लोग के पास ना लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो आप लोग पहले ही हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, इन वीडियोस में हम आपको नोटिफिकेशन यहीं पर आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग हमको व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, पैसा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, पैसे की कोई वो नहीं है, ठीक है? अब हमारे पास 2025 और 2026 में जो हमारे 2 बैच चल रहे हैं, इनमें तो फ्री वाली सीट्स और डिस्काउंट वाली सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। तो इसमें तो मैं उनको एडमिशन नहीं दे पाता हूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। लेकिन जो हमारे पास अब जो नया बैच लॉन्च होगा 2026 में, उसमें मैं ज़रूर थोड़ी सीट्स बढ़ा दूंगा, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको लगता है कि कोचिंग की उनको ज़रूरत है और जिनको ऐसा लगता है कि हमसे पढ़ना है उनको, तो उनको मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा बिल्कुल मुफ्त में, एक पैसा नहीं लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात की। बट उसके लिए आप लोग थोड़ा पहले से रजिस्ट्रेशन कर ले, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि हम आखिरी दिन में आएंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, देर हो जाती है, तब तक देर हो जाती है। हम इस बेसिस पे एडमिशन देते हैं कि जो हमारे पास पहले आए,
जैसे मान लो मेरे पास 15 सीट्स हैं, तो मेरे पास जिन 15 लोगों के पहले मैसेज आ जाएंगे वो सीट्स उनकी हो जाती हैं। हाँ, हमारा ये थोड़ा सा हमने ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियोस से लगातार जुड़े रहिए, और वो बिष्ट जी को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, जिनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। उन्होंने बहुत, वाकई में बहुत मेहनत करी है। उन्होंने कई तर्क दिए। एक तर्क जैसे उन्होंने ये दिया था कि अगर साइंस वाले प्रीलिम्स देते हैं और एक तरफ आर्ट्स वाले भी प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स, तो आर्ट्स वालों का सिलेक्शन मान लो 40% में हो रहा है, 40% नंबर ला रहे हैं आर्ट वाले, तो उनका प्री क्वालिफाई हो जा रहा है। जबकि साइंस में मेरिट प्रीलियम्स में ही हाई चले जा रही है, जिनके 80-80 नंबर भी आ रहे हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका एक तर्क था कि अगर आपको प्रीलियम्स एग्जाम रखना ही है तो इसको जस्ट क्वालिफाइंग रखिए। मतलब आयोग को ये कहना चाहिए कि प्रीलियम्स होगा, जिसके 33 मार्क्स आ जाएंगे, 33% मार्क्स आ जाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएगा प्रीलियम्स। इस तरीके का भी होता तो चल जाता। प्रीलियम्स में मेरिट बनाने की क्या ज़रूरत है? उनका ये सॉलिड तर्क था। और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रीलियम्स की वजह से कई सीट्स ऐसी थी जो भर नहीं पाई। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल हमको बताए, और उनके पास काफ़ी फाइल बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की, और आयोग भी। अब वैसे भी देखिए, प्रीलियम्स का कोई मतलब नहीं रहता लेक्चररशिप के लिए। आप बस आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपकी सब्जेक्ट में कितनी गहरी पकड़ है, कितनी गहरी सोच है, वो आपको बताएगी। अब एक एक बच्चे का, हमारे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बोलता है कि भाई, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए टीचर का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अरे यार, ये क्या इलॉजिकल बातें हैं। एक कंपटीशन करिए, उस कंपटीशन में बंदर को भी बुलाइए, कुत्ते को भी बुलाइए, मछली को भी बुलाइए, और शेर को भी बुलाइए, बिल्ली को भी बुलाइए, सांप को भी बुलाइए, और वो कंपटीशन है कि कौन कितनी जल्दी पेड़ पे चढ़ेगा। तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा ये कंपटीशन? और क्या ये कंपटीशन फेयर है? क्या सर्वांगीण विकास के लिए मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाएं? आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मतलब लॉजिकल बात करिए ना। या फिर हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर मछली का जो टेस्ट हो वो पानी के अंदर हो कि कौन कितना तैर सकता है, बंदर का टेस्ट ये हो कि पेड़ पे कौन चढ़ सकता है, ऐसे ही जो ज़मीन पे दौड़ने वाले जानवर हैं उनका उनके अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाए। तो सब्जेक्ट वाइज आप पर रखिए लोगों को। ठीक है, आप सर्वांगीण विकास का ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्लीज़ थोड़ा सा अपने तक ही रखिए। ये बहुत इससे थोड़ा इन्वायरमेंट भी कंटामिनेटेड होता है ये बेवकूफ़ियों से। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाला इन्वायरमेंट में जीना भी, सांस लेना भी हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर्वांगीण विकास वाला कॉन्सेप्ट ये छोटे बच्चों के लिए रहता है। 11th-12th को अगर आपको पढ़ाना है तो उनको आपको इन डेप्थ सब्जेक्ट की नॉलेज देनी पड़ती है। 12th के बाद बच्चा करियर चुनता है। अगर उसका सब्जेक्ट आप मजबूत नहीं कर पाए, आप खुद ही अच्छे नहीं हैं, तो उसका सब्जेक्ट क्या मजबूत करेंगे? और अगर आप उसका सब्जेक्ट मजबूत नहीं कर पाए 11th-12th में, तो वो बच्चा करियर के लिए लटक जाता है। उसका करियर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अगर आप उस अच्छे टीचर हैं, अच्छा आपने 11th-12th के बच्चे को पढ़ाया है, तो उसका करियर कहीं फिट हो जाता है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है। उसको लगता है कि मेरे सर को इतनी ज़्यादा या मेरी टीचर को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, तो इस नॉलेज की वजह से मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। कॉन्फिडेंस उसमें भी आ जाता है। सर्वांगीण विकास वाली बात ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगी मुझे। इलॉजिकल बातें देखिए, कुतर्क तो 1000 करेंगे वो भी कम है। हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी डिस्कशन करने में, ये कुतर्क कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन एक कंक्लूजन पे अगर आपको आना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट ही परखा जाए। असली टेस्ट आपका आपके सब्जेक्ट से होगा। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और अब आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम का स्तर क्या रहता है। आप लोग इस बार लेक्चरर देने जब जाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर अब टफ होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। इसीलिए आप लोग अभी से अच्छी तैयारी करिए। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजी में दिक्कत होती है बट कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप मुझे भेज के कहीं कहीं कुछ बायोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए।
हम लोग का जो कोचिंग से रिलेटेड हमारा जो नंबर है वो है 6396 ये हमारा नंबर है। आई एम रिपीटिंग 6396 तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखिए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो लिखिए, अपनी प्लेस, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एमएससी है, बीएड है, कौन से सब्जेक्ट्स है, ये लिखिए, ये ज़रूर लिख के भेजिए, ठीक है। तो उससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं और हम लोग के पास भी एक थोड़ा सा जानकारी रहती है। तो ये थोड़े से आप लोगों से सभी से निवेदन था। और बाकी कोचिंग तुरंत ज्वाइन करिए। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा 1 घंटे की भी देरी मत करिए, तुरंत कोचिंग ज्वाइन करिए। अगले साल जो बैच लॉन्च होगा, अब 1-1 साल में होगा बैच लॉन्च, ठीक है। तो अगले साल का इंतज़ार करना है तो बड़े शौक से करिए। और अगर जिनको लगता है कि इसी साल हमको करना है तो हमारे बैचेस ज्वाइन करिए, पक्का करिए। पूरे वीडियो लेक्चर्स जितने पिछले हो चुके हैं वो सब आपको मिलते हैं, उन सब का एक्सेस मिलता है। आपको क्या करना है, आपको मोबाइल खोलना है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। एक दिन के 2-2, 3-3 लेक्चर भी देखेंगे ना तो आपका समय ऐसे बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसको हमने ज्वाइन करवाया था कोचिंग, मतलब उसने ओल्ड बैच ज्वाइन किया, एक्चुअली नया बैच ज्वाइन नहीं किया उसने, पुराना वाला ज्वाइन किया। उसका ये कहना है कि 2025 में ही मैं पेपर दूंगा। तो उसने एक दिन के 3-3, 4-4 वीडियो देख के फटाफट फटाफट पिछला सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो लोग ऐसे भी हैं, इतने खूंखार हैं पढ़ाई के प्रति, आप समझिए, जिनको बिल्कुल कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है। तो थोड़ा सा आप लोग इस बारे में पॉजिटिवली सोचिए। और ढेर सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, आप सभी को ट्राई करिए, सभी में पता करिए। और जिनको ऐसा लगता है कि हमसे उनको पढ़ के कुछ हासिल हो सकता है तो वो हमसे आके जुड़िए। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, ये आपकी टोटल आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।